हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हिंदू एक्सप्लेनर सीरीज। मेरा नाम है सचिन पाटिल और आज हम डिस्कशन करेंगे ऑन संडे न्यूज़पेपर द हिंदू के बारे में 21 नवंबर 2021। क्या कहता है आज का हमारा न्यूज़पेपर, एक एक करके सारे आर्टिकल्स को हम देख लेते हैं। ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर में है नहीं, एडिटोरियल आज आता नहीं है संडे वाले में। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में पूछा जाता है संडे। फर्स्ट पेज पे आर्टिकल क्या कहता है, देखिए यहाँ पे 2 दिन से इसके बारे में चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन यहाँ पे संयुक्त किसान जो मोर्चा है SKM को लेकर के यहाँ पे बात की गई है। कहा गया है टू गो अहेड विद द मार्च टू द पार्लियामेंट। यहाँ पे कहा गया है सरकार के द्वारा, पहले तो ये समझ लीजिए कल परसों के दिन मोदी जी के द्वारा ये कहा गया, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने ये कहा कि भाई कि जो 3 जो फार्म बिल थे, उन फार्म बिल को क्या किया जा रहा है, उन एक्ट को हम ख़त्म कर रहे हैं बिकॉज़ क्योंकि उन्होंने ये कहा कि हम किसानों को सही तरीके से इस चीज़ को लेकर के एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं, उन्हें हम प्रमोट नहीं कर पाए हैं, प्रमोशन नहीं कर पाए हैं, जिस वजह से हम इस बिल को क्या कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं और इसको विंटर सेशन में, है ना, महीने के लास्ट तक यानी 29 नवंबर तक विंटर सेशन जो स्टार्ट होगा उसमें हम इसे क्या कर देंगे, पूरे तरीके से हम इसे खत्म कर देंगे। लेकिन यहाँ पे संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा ये कहा गया है कि भाई कि जो सेशन में जब तक ये खत्म नहीं हो जाता है फाइनली तरीके से, क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट के द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया, एक छोटा सा अनाउंसमेंट किया गया है कि हमने इसको रिपील करने के लिए एक्शन ले लिया है और इसको पार्लियामेंट के अंदर हम क्या कर देंगे, वापस से खत्म कर देंगे। इस चीज को लेकर के सरकार ने कहा है। तो जब तक ये पूरे तरीके से खत्म नहीं हो जाता है तब तक हमारा इसी तरीके का जो प्रोटेस्ट है वो चलता रहेगा। और इसके अलावा 22 नवंबर को ये क्या करने वाले हैं, एक बड़ी महापंचायत है जिसको ये ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। तो मतलब ये सारे मुद्दे हैं। इसके अलावा और क्या बातें कही गई हैं कि ये तो हुई बात फार्म बिल को लेकर के, लेकिन ये भी इसमें चर्चाएं की जा रही हैं, किसानों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि भाई जो MSP है उसको लेकर के भी क्या हो, सरकार ये अश्योर करे कि भाई कि MSP को ये कंटिन्यू करेंगे और ये सरकार हमें ये बोले कि भाई कि कंटिन्यू हमें न्यूनतम समर्थन जो मूल्य है फसलों के अंदर वो हमें मिलता रहे, है ना, इस बात की अश्योरिटी हमें दी जाए। तो ये सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के यहाँ पे संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा कहा गया है कि भाई जब तक ये खत्म नहीं हो जाता है तब तक इन सारी चीजों को हम कंटिन्यू ही रखेंगे। क्लियर। इसके अलावा और क्या बातें कही गई हैं यहाँ पे हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। चलिए, है ना, मैंने आपको कल फार्म बिल के बारे में काफी सारी चीजें बताई हैं, आपको आज बताना है अपने कमेंट बॉक्स के अंदर कि भाई वो फार्म बिल है क्या। वैसे तो मैं आपसे पहले भी पूछ चुका हूं, लेकिन आज आपको मुझे समझाना है कमेंट बॉक्स के अंदर, है ना, और इसे कब लाया गया था और ये फार्म बिल कौन कौन से हैं इनके बारे में आपको जानकारी देनी है। MSP के बारे में बताना है, MSP कब लाई गई थी, और इसके बाद में APMCs के बारे में आपको बताना है कि वो होता क्या है ना। चलिए आगे बात करते हैं। असम के अंदर ये कहा गया है, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, ये कॉन्क्लेव में इन्होंने कहा था, है ना, 2021 इन गुवाहाटी ऑन सैटरडे, जिसमें ये कहा गया कि असम जो है वो लैंग्वेज लैब बन सकती है कंट्री के अंदर, क्योंकि मल्टी लैंग्वेजेस बोली जाती है असम के अंदर। और इवन नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर लगभग कुछ 180 के आसपास लैंग्वेजेस हैं जिनको बोली जाती हैं वहाँ की कम्युनिटीज एंड ट्राइब्स के द्वारा नॉर्थ ईस्टर्न में, है ना। और उसमें भी कम से कम असम के अंदर लगभग कुछ 64 लैंग्वेजेस हैं जिनको बोला जाता है। तो यहाँ पे हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा ये कहा गया है, यूनियन मिनिस्टर के द्वारा, कि असम जो है वो इन मल्टी लैंग्वेज जो है इन इसकी एक लैब बन सकती है कंट्रीज के अंदर, लेबोरेटरीज ऑफ द लैंग्वेज बेस्ड नॉलेज इन द पार्टिंग, है ना, इस चीज को लेकर के बात की जा रही है कि हम इसको स्टेबल यहाँ पे कर सकते हैं। और इसके अंदर ये भी कहा गया कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज है उसके अंदर हम उसी लैंग्वेज के अंदर, लोकल लैंग्वेज के अंदर हम जो बच्चे हैं उनको क्या करेंगे, वहाँ पे एजुकेशन को भी
प्रोवाइड करेंगे भारत सरकार की। और इसको भी हम लोगों ने कल कवर किया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज, है ना। फर्स्ट टाइम कब लाया गया था, तो 1968, फिर 1986 एंड रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा 2020 में इसको लाया गया, है ना, जिसमें कॉन्सेप्ट भी रखा गया। पहले 10+2 का कॉन्सेप्ट चलता था। अब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि जो न्यू कॉन्सेप्ट है एजुकेशन का वो किस तरीके का रहेगा, इसके बारे में आपको जानकारी देनी है ना। फिर मैंने आपको बताया था 86 अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आए थे, जो कि 2002 के अंदर लाया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि जो आर्टिकल 21A है वो एक कहीं ना कहीं शिक्षा के अधिकार को प्रोवाइड कराएगी, है ना। फिर 6 से 14 साल तक के बच्चों को क्या दिया जाएगा भाई, निःशुल्क जो है शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी। हर 6 से 14 साल तक के बच्चों को माँ बाप अपने क्या करे, शिक्षा मुहैया कराए। इस चीज को लेकर के यहाँ पे बातें हम लोगों ने कल डिस्कशन की थी इस पेज में, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं अगले अगले आर्टिकल की तरफ। इंदौर कीप द क्लीनेस्ट सिटी टैग फॉर द 5th ईयर। यहाँ पे इस चीज को लेकर के बात की जा रही है ना। वापस से कंटिन्यू यहाँ पे आपको इंदौर फर्स्ट रैंक पर देखने को मिलेगा भाई, है ना। इसके बारे में हम समझ लेते हैं। यहाँ पे इंदौर कीप द क्लीनेस्ट सिटी टैग फॉर द 5th ईयर, यानी लगातार 5 साल से इंदौर को जो है कंटिन्यू फर्स्ट नंबर पे रखा गया है। यहाँ पे इस चीज की जानकारी दी गई है। सेकंड नंबर पे आपको वापस से कौन दिखेगा, सूरत दिखेगा, है ना। इसके बाद में थर्ड पोजीशन पे इस बार 2021 की लिस्ट के अंदर विजयवाड़ा देखने को मिलेगा, जो 2020 में 6वें रैंक पे था और 2019 में 12वीं रैंक पर हमें देखने को मिलता था, है ना। इसके अलावा ग्रेटर हैदराबाद, बेंगलुरु, इसके बाद में ग्रेटर मुंबई, चेन्नई, इनको आप इस अलग अलग रैंक पर आप देख सकते हैं। इस लिस्ट को किसके द्वारा जारी किया गया, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा इसको क्लीनलीनेस रैंकिंग के रूप में इसको रखा गया। इसके अलावा हम बात करें, ये तो हुई बात सिटीज की। लगभग कुछ कितनी सिटीज की ये लिस्ट है जिसको जारी किया गया, तो यहाँ पे मेंशन किया गया है 4320 सिटीज के अंदर इस तरीके की रैंक को जारी किया गया है ना। और क्या बात की गई है, क्लीनलीनेस स्टेट का जो ऑनर है ये किसको दिया गया है, तो छत्तीसगढ़ को दिया गया है फॉर द थर्ड टाइम। ये भी आप लोगों को ध्यान में इसके अंदर रखना है, छत्तीसगढ़ को क्लीनली स्टेट का दर्जा दिया गया है, जिसमें ये बताया गया कि विद द मोर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो फर्स्ट नंबर पे यदि स्टेट वाइज बात करें तो छत्तीसगढ़। इसके अलावा दूसरे नंबर पे यदि हम बात करें, मतलब इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वही तरीके से सेकंड नंबर पे यदि पूछा जाएगा तो आपसे महाराष्ट्र एंड तीसरे नंबर पे आएगा मध्य प्रदेश। यदि हम बात करें लेस देन 100 अर्बन जो बॉडीज हैं उसके यदि अंदर हम बात करें तो सबसे ज्यादा क्लीन स्टेट यदि किसी को बताया गया है ना। ये तो हुई बात मोर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर छत्तीसगढ़ पहला, महाराष्ट्र दूसरा और तीसरा मध्य प्रदेश। वहीं अगला जो है, अगली रैंकिंग जो है वो किसके अकॉर्डिंग है, लेस देन 100 अंडर जो लोकल बॉडीज है उसमें यदि सबसे पहला यदि किसी स्टेट को क्लीनली लेस के तहत रखा गया है तो वो है झारखंड, उसके बाद में हरियाणा एंड तीसरा है गोवा। आप लोगों को ये चीजें इसके अंदर ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक जो चीज बताई गई है यहाँ पे वो क्या है कि जो प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी का कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया है वाराणसी के अंदर, उसको बेस्ट क्लीनेस का क्या दिया गया है, अवार्ड दिया गया है सिटी में। और वो भी किस चीज को लेकर के, तो गंगा सिटी, है ना, इसको इस चीज के लिए अवार्ड यहाँ पे दिया गया है। तो आपको ये याद रखना है कि कौन सी सिटी, यानी वाराणसी को गंगा सिटी, क्लीन सिटी का अवार्ड भी यहाँ पे दिया गया है। तो ये रैंकिंग है जिनको इसके अंदर आपको ध्यान रखनी है और इसकी एक लिस्ट आप लोगों को अपनी कॉपी के अंदर मेंशन करना है। इस आर्टिकल को आप बेस बना करके इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे द नेशन ऑनर दिया जा रहा है किसके अकॉर्डिंग, क्लीनलीनेस मिशन के तहत स्टेट का, है ना। राष्ट्रपति जी के द्वारा, रामनाथ कोविंद जी के द्वारा ये क्लीनेस डिक्लेयर जो किया गया है स्टेट, ये अवार्ड दिया जा रहा है। महात्मा गांधी जी की ये क्या बोल सकते हैं हम,
जो मूर्ति है ये दी जा रही है, क्योंकि आप सभी को पता ही होना चाहिए इस मिशन को हमने किसका नाम दिया है, तो महात्मा गांधी स्वच्छता मिशन, राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन का ये हमने जो कैंपेन है इसको बनाया है ना, जिसको हम 2 अक्टूबर के दिन एक और मिशन के नाम से जानते हैं, राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन दिवस के रूप से भी हम जानते हैं। इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे तो हम सेलिब्रेट करते ही हैं, साथ में 2 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय महात्मा गांधी राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस के रूप में भी हम सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर। इसके अलावा आगे के पेज पर आप देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है कि लखनऊ के अंदर 3 दिन की जो मीटिंग है इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। ये देख सकते हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भारत के सभी राज्यों के डीजीपीज के द्वारा यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस की गई है उसको अटेंड किया गया है ना, जिसमें आपको ये देख रहे होंगे सारे जो खड़े हुए हैं लाइन से, ये सारे राज्यों के क्या हैं, डीजीपीज हैं, है ना, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिनको उस राज्य के अंदर पुलिस का हेड माना जाता है ना। तो इनके साथ में इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया और मोदी जी के द्वारा कहा गया कि भाई कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्रेंस बहुत ही इफेक्टिवली रही है ना। इस पे काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के चर्चाएं भी की गई हैं, किन किन बातों पर, तो द कॉन्फ्रेंस डिस्कस द वाइड रेंज ऑफ द इश्यूज इंक्लूडिंग द साइबर क्राइम। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, साइबर अटैक देखने को मिल रहा है, तो इस चीज़ को लेकर के, उसके बाद में काउंटर टेररिज्म जो चैलेंजेस हैं उसकी को लेकर के यहाँ पे चर्चाएं की गई हैं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो हमें देखने को मिल रहा है उसको लेकर के, इमर्जिंग ट्रेंड्स जो हमें देखने को मिल रहा है वो, नार्कोटिक ट्रैफिकिंग, जो ड्रग्स अभी हाल फिलहाल में आपको देखने को मिले होंगे पूरे भारत में किस तरीके से जो ड्रग्स इलीगल तरीके से जो इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है एनआईए के द्वारा, वहां पे इसको लेकर के चर्चाएं की गई। तो काफी सारे मुद्दे हैं जिन पर यहाँ पे डिस्कशन इस कॉन्फ्रेंस के अंदर किया गया है ना। कहाँ पे किया गया है तो ये आपको जानकारी रखनी है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया गया है ना। और कौन सी ये मीटिंग है जिसको लेकर के यहाँ पे चर्चाएं की जा रही हैं, और ये आपको बताना है। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है वो ये है कि इस कॉन्फ्रेंस को किसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज किया गया था, तो यहाँ पे मेंशन किया गया है द कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटेलिजेंस ब्यूरो। ये आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखनी है। मैं आपको आईबी और रॉ के बारे में, दोनों के बारे में अच्छे तरीके से बता चुका हूं, तो आज आपको कमेंट बॉक्स के अंदर इन दोनों का क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना है। क्लियर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। क्या कहता है अगला पेज, यहाँ पे देखिए कहा गया है आरबीआई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये फाइंड किया गया है कि लगभग कुछ 600 इलीगल जो लोन ऐप है, आज आप गूगल प्ले स्टोर के अंदर आप देखेंगे उसके अंदर काफी सारी ऐसी इलीगल ऐप है जो लोन प्रोवाइड कर रही हैं, है ना। और लोन प्रोवाइड करने के बाद काफी हायर इंटरेस्ट रेट उन कंज्यूमर के ऊपर द्वारा लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा यदि वो इस लोन को नहीं चुका पा रहे हैं तो उन ऐप्स के थ्रू, है ना, उनका हरासमेंट किया जा रहा है भाई, उनको गालियां दी जा रही हैं कि ये वो लोन नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, ईएमआई प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, जिन पर आरबीआई के द्वारा ये कहा गया है कि भाई इन इलीगल ऐप पर किसी भी तरीके का कोई कंट्रोलिंग नहीं है ना, तो इसको कंट्रोल कर सके। तो ये सारी चीजों से सतर्क रहने के लिए कहा गया है, किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा कहा गया है कि भाई कि आप ऐसी ऐप से क्या रहिए, अवेयर रहिए, है ना, या इनके इनके झांसे में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये सारी जानकारी आरबीआई के द्वारा दी गई है। अब आरबीआई क्या है, आरबीआई के बारे में भी मैं आपको पहले बता चुका हूं। आरबीआई जो है ये एक रेगुलेटरी बॉडी है इंडिया के अंदर जो मनी मार्केट को क्या करती है, रेगुलेट करती है। भाई दो तरीके के मार्केट होते हैं, एक होता है मनी मार्केट और दूसरा होता है कैपिटल मार्केट। ठीक है। मनी मार्केट का रेगुलेटर कौन होता है, तो आरबीआई होता है, और कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर कौन होता है, तो उसके लिए बनाया गया भारत में सेबी को, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मनी मार्केट या बैंकों को रेगुलेट करा जाता है, फंड को रेगुलेट किया जाता है ना, मॉनेटरी पॉलिसी को इशू किया जाता है आरबीआई के द्वारा। इसके अलावा इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है, न्यू करेंसी नोट प्रिंट किए जाते हैं, फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट किया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी फंक्शनिंग है भारत के अंदर जिसको आरबीआई के द्वारा यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है या उसे रेगुलेट किया जाता है। आरबीआई को कब बनाया गया था, तो आरबीआई को बनाया गया था आरबीआई एक्ट
क्वेश्चन आ चुका है। आरबीआई एक्ट कब बना था, कब पास हुआ, तो 1934 में बना, और इसी आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग 1 अप्रैल, ध्यान रखना है, 1 अप्रैल 1935 के अकॉर्डिंग इस आरबीआई को एस्टैब्लिश किया गया। इसका इनिशियली हेडक्वार्टर कहाँ पे था, तो मैंने आपको पहले भी बताया कोलकाता के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, लेकिन 1935 से 37 के बाद, यानी 37 से ये हेडक्वार्टर आज की डेट में कहां पर है, तो ये मुंबई के अंदर है ना। ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। 25 नंबर के आरबीआई के गवर्नर अभी कौन है, तो शक्तिकांत दास राइट नाउ इसके क्या हैं, आरबीआई के गवर्नर हैं, शक्तिकांत दास। ये आप लोगों को नाम याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर। इसके आगे हम बात करते हैं अगले पेज की तरफ। क्या कहता है हमारा अगला पेज, जो कि है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट पुट ऑन द सेल। देखिए अभी थोड़े दिन पहले ही सरकार के द्वारा क्या कहा गया था कि जो मोनेटाइजेशन प्रोग्राम है ना, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो प्रोग्राम है, उसके अकॉर्डिंग सरकार क्या कर रही है, फंड को रेस कर रही है ना, कि आने वाले 4 साल के अंदर हम ऐसे एसेट्स को क्या करेंगे, बेचेंगे, या उनको हम रेंट पर देकर के हम क्या करेंगे, 6 लाख ट्रिलियन का जो फंड है उसे रेस किया जाएगा। इसके बारे में यहाँ पे चर्चाएं की गई हैं। क्लियर। तो यहाँ पे अब देखिए इसकी शुरुआत हो चुकी है। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, बेस प्राइस लगा दिया है भाई एमटीएनएल और बीएसएल को लेकर के, कि एमटीएनएल और बीएसएल का जो है जितने भी एसेट्स हैं अलग अलग जगह पर, उनके बेस प्राइस को यहाँ पे रख दिया गया है 970 करोड़ रुपए में, क्या कर दिया जाएगा, उन्हें बेचा जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बीएसएल की जो प्रॉपर्टीज हैं लोकेटेड है हैदराबाद, चंडीगढ़, उसके बाद में भवानी नगर, उसके बाद में कोलकाता के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं बीएसएनएल की 660 करोड़ के आसपास, और उसके अलावा एमटीएनएल की हम बात करें गुड़गांव और जो वारसी हिल है वहां पर, ये सारे आपको जो प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी 310 करोड़ रुपए की, इनको मिलाकर के कुछ 970 करोड़ की जो प्रॉपर्टीज है उनको सेल किया जाएगा, है ना। इसको लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। और देखिए क्या लिखा हुआ है, एसेट मोनेटाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ द 69,000 करोड़ रिवाइवल प्लान ऑफ द स्टेट ऑन फर्म्स। इनसे सरकार के द्वारा क्या किया जाएगा, फंड को रेस किया जाएगा मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम के तहत। तो यहाँ पे इसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अब आपके सामने दो चीजें निकल करके आई हैं, एक है एमटीएनएल और दूसरा है बीएसएनएल, है ना। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है और इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन निकालना है, ये आप लोगों का टास्क है। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड बोला जाता है और भारत संचार निगम लिमिटेड, ये सरकार के अंडर में काम करते हैं, है ना। और यदि आपने एयरटेल आइडिया सुना है, वोडाफोन सुना है, ये कहीं ना कहीं प्राइवेट कम्युनिकेट जो कंपनीज हैं, है ना, टेलीकॉम कंपनीज हैं जो प्राइवेटली काम कर रही हैं, लेकिन ये ऐसी कंपनीज हैं जो सरकार के अंडर काम करती हैं। ये एक तरीके से पीएसयूज आप बोल सकते हैं, एमटीएनएल एंड बीएसएनएल को। इसलिए तो क्या कहा गया है, नेशनल एसेट्स मोनेटाइजेशन प्रोग्राम, है ना, नेशनल मोनेटाइजेशन प्रोग्राम के तहत, क्योंकि ये सरकारी जो एसेट्स हैं इनको क्या कर रहे हैं, लीज पर दे करके ये फंड को क्या करेंगे, रेस करेंगे। यहाँ पे ये चर्चाएं की गई हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं अगले पार्ट की तरफ। देखिए अब यहाँ पे क्या दिया गया है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में पूछा गया है, तो सिर्फ इन्हें आपको रीड करना है, क्योंकि इन सारी चीजों को हम पिछले सप्ताह के जो पेपर हैं, लास्ट वीक का जो पेपर है, उसमें हम काफी बार इनको पढ़ चुके हैं। देखिए यहाँ पे कोल क्रंच को लेकर के बात की गई है ना, और इसके अलावा यहाँ पे क्या किया गया है, शेडो डाउन और शेडो आउट को लेकर के बात की गई है। शेडो आउट का मतलब यहाँ पे क्या किया गया है, यानी कि पूरे तरीके से कोल फैक्ट्रीज यहाँ हैं या कोल जो प्लांट हैं जहां से हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम उसको डायरेक्टली बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया की कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटीज जो है सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूस की जाती है वो इन्हीं कोल प्लांट के थ्रू की जाती है। हाँ, लेकिन हम इनको क्या कर सकते हैं, हम इनको डाउन कर सकते हैं भाई, कम कर सकते हैं, लेकिन बंद नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के इन पर है जितना। और इस चीज के अगेंस्ट में फिर हम क्या कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ फोकस कर रहे हैं। तो ये सारी चर्चाएं इसके अंदर की गई हैं। फिर उसके बाद में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में ये वही कि ये पनिशमेंट है कि ट्रांसफर है, समझ में नहीं आ रहा है ना। कॉलेजियम सिस्टम के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है।
इसके अलावा बात की जाए तो अभी हाल ही में वर्चुअल जो समिट हुई है किसके बीच में, बाइडन और शी जिनपिंग के बारे में, तो यहाँ पे उस समिट के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। जैसे कि खास करके जो जिनजियांग वाला जो रीजन है उसके बारे में यहाँ पे चर्चाएं की गई है, कौन से कम्युनिटीज को लेकर के, तो उइगर जो मुस्लिम्स हैं उनको लेकर के यहाँ पे बात की गई है कि उनको उनके ऊपर काफी सारा क्या हो रहा है, उनको डिटेन कर दिया गया है भाई, उनके ऊपर जो चाइनीज गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, उन्हें प्रेशराइज कर रही है। उसके बाद में ताइवान इश्यूज को लेकर के यहाँ पे बात की गई है कि ताइवान को लेकर के यहाँ पे चर्चाएं की गई है, कोविड को लेकर के यहाँ पे चर्चाएं की गई हैं, क्लाइमेट को लेकर के यहाँ पे बात की गई है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के इस पे फोकस किया गया है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए फिर इस केस को भी हमने कर चुके हैं, ये भी यहाँ पे कवर अप किया गया है, कुलभूषण जाधव केस, इसको भी मैं आपको काफी अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ। कुलभूषण जाधव का केस जो है आज की डेट में कहाँ पर चल रहा है, तो इसकी हियरिंग चल रही है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर। तो आईसीजे क्या है इसके बारे में मैंने आपको काफी डिटेल में इसको समझाया है ना। ये सारे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के अंदर आज की डेट में इसमें पूछे गए क्वेश्चंस हैं जिन पर आंसर्स किए गए हैं, है ना। तो इनके बारे में आपको सिर्फ पढ़ना है, इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसको हम अच्छे तरीके से हमारे क्लास के अंदर कवर अप कर चुके हैं। क्लियर। तो आज के पेपर में इतना ही इंपॉर्टेंट था बताने के लिए, इसके अलावा इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था। संडे के न्यूज़पेपर में, है ना, एडिटोरियल पेज नहीं आता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा पेपर क्या हो जाता है, लेंदी हो जाता है। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं आज का ये वाला आपको सेशन जो है वो अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। इसके बाद फिर हम मिलेंगे अगले एनालिसिस सीरीज में। तो आज के लिए इतना काफी। थैंक यू एवरीवन एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल।